नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। इस धारावाहिक में भारत की आज़ादी की लड़ाई आरंभ होने से लेकर पाकिस्तान बनने तक का इतिहास दिया गया है। धारावाहिक में प्रयुक्त तथ्य स्थापित इतिहास पर आधारित है। बहुत से मित्रों का आग्रह है कि इस धारावाहिक को मैं स्वयं बोलकर सुनाऊं, किंतु मैं क्षमा चाहता हूं कि समयाभाव में मैं ऐसा करने में असमर्थ हूं। इसलिए AI जनरेटेड वॉइस का प्रयोग कर रहा हूं। आशा है श्रोतागण मेरी विवशता समझेंगे। इन दिनों मैंने कुछ वीडियोज अपने दूसरे YouTube चैनल स्टोरीज फ्रॉम हिंदू धर्म पर अपलोड की है, जिनमें हिंदू धर्म के इतिहास, देश की वर्तमान राजनीति एवं हिंदू धर्म की समस्याओं पर जानकारी सम्मिलित है। वे वीडियोज मेरी आवाज में हैं। आप YouTube चैनल स्टोरीज फ्रॉम हिंदू धर्म को भी देख सकते हैं। अब तक आप इस धारावाहिक की 27 कड़ियां देख चुके हैं। प्रस्तुत है 28वीं कड़ी। राजनीतिक भिखारी जानकर कांग्रेसियों का मजाक उड़ाने लगा लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना वायसराय लॉर्ड डफरिन की स्वीकृति से तथा रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम के प्रयासों से हुई थी तथा इसकी स्थापना के पीछे सरकार का उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन के हिंसक मार्ग को संवैधानिक मार्ग की तरफ मोड़ना था। सरकार को विश्वास था कि कांग्रेस का नेतृत्व ऐसे संपन्न और आराम पसंद भारतीयों के हाथों में रहेगा, जो न तो हिंसक मार्ग अपनाएंगे और न सरकार की कटु आलोचना करेंगे। इस प्रकार कांग्रेस सरकार द्वारा निर्देशित मार्ग पर चलती रहेगी। यही कारण है कि कांग्रेस के प्रथम 3 अधिवेशनों के अवसर पर सरकार की ओर से कांग्रेस के प्रतिनिधियों को चाय पार्टियां दी गईं। उदारवादी नेता बहुत ही विनम्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे तथा अंग्रेजी राज्य के भीतर स्वशासन की मांग कर रहे थे। तब भी ईस्वी 1988 में A.O. ह्यूम और डफरिन के संबंध बिगड़ गए। इस कारण सरकारी नीति में परिवर्तन आ गया। अंग्रेज शासक भारतीयों के समानता के दावे को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। 30 नवंबर 1888 को लॉर्ड डफरिन ने अपने भाषण में कांग्रेस द्वारा की गई संसदीय सरकार की मांग की खिल्ली उड़ाई और कांग्रेस को एक सीमित वर्ग की संस्था कहा। डफरिन ने सख्त शब्दों में कहा, भारत के कुछ सुशिक्षित व मनीषी ये चाहते हैं कि सरकार लोकतांत्रिक हो, नौकरशाही उसके अधीन हो और उन्हें राष्ट्र के खजाने पर अधिकार मिल जाए और शनह शनह ब्रिटिश पदाधिकारी उनके सामने करबद्ध खड़े हों। डफरिन द्वारा इस प्रकार के विचार प्रकट किए जाने के बाद ब्रिटिश शासक कांग्रेस के विरोधी बन गए और उसके समाप्त होने की कामना करने लगे। सरकार ने कांग्रेस के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करना आरंभ कर दिया। चौथा अधिवेशन ईस्वी 1888 में दिसंबर के अंतिम दिनों में इलाहाबाद में होना था। वहां के गवर्नर ऑकलैंड कोलविन ने प्रयास किया कि उसके प्रांत में अधिवेशन के लिए पैसा एकत्र न हो, अधिवेशन के लिए कांग्रेस का प्रचार न होने पाए और अधिवेशन के लिए कांग्रेस को इलाहाबाद में कोई जगह न मिले। यदि महाराजा दरभंगा ने सहायता न की होती तो कांग्रेस को सम्मेलन के लिए कोई स्थान नहीं मिल पाता। महाराजा ने लोथर कैसल नामक भवन खरीदकर कांग्रेस को दे दिया। सरकारी अधिकारियों ने लोगों पर दबाव डालना आरंभ किया कि वे कांग्रेस के अधिवेशन में सम्मिलित न हों। मुसलमानों, देशी राजाओं तथा जमींदारों को कांग्रेस से दूर रखने का प्रयास किया गया। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने पर रोक लगा दी गई। भारत सचिव हैमिल्टन ने कांग्रेस को धन देने वालों पर निगरानी रखने का आदेश जारी कर दिया। कुछ प्रांतों के गवर्नरों ने तो ये सुझाव भी दिया कि कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों पर रोक लगा दी जाए, किंतु ये सुझाव स्वीकार नहीं हुआ। ईस्वी 1895 के बाद कांग्रेस के प्रति सरकार का दृष्टिकोण दिनोंदिन कठोर होता गया। मुस्लिम नेता सर सैयद अहमद ने आरंभ से ही कांग्रेस का विरोध किया था। जब सरकार ने प्रारंभ में कांग्रेस की सहायता की तो उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि ये सहायता बंद की जाए। सरकार को हिंदू कांग्रेस की तरफ नहीं झुकना चाहिए। जब सरकार ने कांग्रेस विरोधी नीति पर चलना आरंभ किया तो सर सैयद अहमद को अत्यधिक प्रसन्नता हुई और वे कांग्रेस की निंदा तथा सरकार की प्रशंसा करने लगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है, नौकरशाही ने आरंभ में तो कांग्रेस आंदोलन का मजाक उड़ाया,
फिर गाली गलौज पर उतर आई और अंत में सशक्त होकर इसके विरुद्ध दमन की नीति अपनाई। रैमजे मैकडोनल ने लिखा है, राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति काफी सीमा तक सरकार की नीति पर निर्भर करती थी, जो आरंभ में मैत्रीपूर्ण रही किंतु बाद में घोर विरोध की हो गई। अयोध्या सिंह ने लिखा है, कांग्रेस को नेस्तनाबूद करने के लिए ब्रिटिश अधिकारी अपने वफादार चाकरों और खैरख्वाहों को लेकर उस पर टूट पड़े। एक तरफ वायसराय डफरिन और पश्चिमोत्तर प्रदेश के गवर्नर कोलविन ने, दूसरी तरफ बनारस के राजा और हैदराबाद के नवाब ने, तीसरी तरफ सर सैयद अहमद और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, चौथी तरफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने तथा पांचवी तरफ सर दिनशाह मानगजी पेटेट और अन्य धनी पारसियों ने आक्रमण किए। ब्रिटिश नौकरशाही ने मुसलमानों और पारसियों को, हिंदुओं के एक बड़े हिस्से को, जमींदारों और धनीमानी व्यक्तियों को कांग्रेस से अलग कर देने और उसका दुश्मन बना देने की कोशिश की। उदारवादी नेता सरकार को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सरकार की नाराजगी को चुपचाप सहन कर लिया और अविचलित भाव से काम करते रहे। उदारवादियों ने याचक रहते हुए भी भारतीयों के लिए प्रतिनिधि संस्थाओं में अधिकाधिक प्रतिनिधित्व देने, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देने, प्रेस को स्वतंत्रता देने तथा उच्च प्रशासनिक पदों पर भारतीयों को भी समान रूप से नियुक्ति देने के लिए सरकार पर दबाव बनाया। उदारवादी नेताओं की सफलताएं कई कारणों से सराहनीय थी और वे देश की आज़ादी की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध हुईं। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। अगली कड़ी में देखिए, तिलक ने कहा, हर हाल में अंग्रेजी शासन का विरोध करो। धन्यवाद। जय हिंद।